बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारे साथ देखने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं फॉर अ ब्रांड न्यू डे। जो कि कल हमने चूँकि बात की थी छुट्टियों से वापस आने के बाद, हमें इस बात का इल्म है कि अब छुट्टियाँ भी खत्म हुई, लेकिन उसके बाद वीकेंड की आज भी दोबारा लग गई। सो इट्स अ गुड वीकेंड समहाउ। बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन चूंकि बारिशें कुछ ज़्यादा हो रही हैं तो कुछ लोगों के लिए जहमत का बाइस भी हैं। जहाँ पे इतनी सारी बुरी खबरें आ रही हैं, वहाँ पे खुशी की बात यह है, कल हमें एक अच्छा एहसास हुआ कि हुकूमत एटलीस्ट कोशिश कर रही है कि आवाम तक कोई अच्छी खबर पहुँचे, और वो अच्छी खबर पेट्रोल के सस्ता होने के हवाले से है। बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता होने के चांसेस हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म को समरी भिजवा दी गई है, जिसमें 18 रुपये पेट्रोल और 33 रुपये जो डीजल है उसको कम करने की समरी के हवाले से कहा गया है। एक्सपेक्टेड यही है, प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद होपफुली ये पेट्रोल और जो डीजल है ये थोड़ा महंगा हो जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में ओवरऑल कमी आएगी। सो लिहाजा इट्स अ गुड न्यूज़। ऑब्वियसली बहुत अरसे से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का राइज हम देख रहे थे प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात, बहुत सारे हम समेत, हम अब पहले तो एहसास नहीं होता था, लेकिन जब से पेट्रोल इतने ज़्यादा एहसास कमतरी होना शुरू हुआ है हमें भी। लेकिन स्टिल जी, अल्लाह करे कि समरी जल्दी मंजूर हो और ये जो पेट्रोल 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया कैबिनेट सेशन, तो उसमें अप्रूवल हो जाएगी। वैसे अब ये तो इम्कान है ना जो ओगरा ने भेजा है, प्राइम मिनिस्टर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, उनका इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे इमरान खान साहब ने 150 रुपए कर दिया था, बढ़ाना था, तो उनका इख्तियार था, वो कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा भी कर सकते हैं। गुंजाइश जो ओगरा के मुताबिक है वो इतनी मौजूद है, 18 और 33 रुपए। और उसके साथ साथ ये भी है कि जब ये पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म कमेटीज हैं या अथॉरिटीज हैं, इनको फिर ये जो किराए हैं या इन मसनूआत की कीमतें, मुझे लगता है कि इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। अच्छा, कि वो भी कम हमारे यहाँ एक अजीब सा सेटअप है कि जब चीजें बढ़ जाती हैं तो ओवरऑल बढ़ती हैं तो बढ़ जाती है, फिर कम जब होती हैं तो एक चीज वो वही रहती है। 2 रुपए पेट्रोल और फिर जब अगली बार महंगी होगी तो वो अगली हो जाएंगी। ये अजीब सी एक सिचुएशन है, क्योंकि अक्सर आप ग्रोसरी के आइटम्स में भी आप देखिए, अगर आटा महंगा हुआ है ओवरऑल, फिर जब थोड़ा चीजें कम होती हैं तो आटा उतने का उतना ही रहता है, महंगाई में कम हो जाता है। मतलब जो चीज एक बार महंगी हो गई वो हो गई, उसने पीछे नहीं आना, रिवर्स नहीं होना। दिस इज समथिंग रियली नॉट गुड। लेकिन पेट्रोल हो रहा है भाई, पेट्रोल हो रहा है, और अल्लाह करे, और खास तौर पे डीजल, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसका ताल्लुक है, इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री का पहिया इससे चलता है। तो इसमें एक अच्छी खबर है, अल्लाह करे अच्छी खबरें आए, मजीद अच्छी खबरें इंटरनेशनल मार्केट से आए, ताकि ये पेट्रोल वाला जो एक बोझ है आवाम के ऊपर, ये कम हो विद द टाइम, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। दूसरी जाने बड़े जोरों शोर से कैंपेन्स भी जारी है ज़िमनी इंतखाबात की, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ नहीं, सारी चलें बाद में कहेंगे। प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब के तारीखी कांटेदार ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन बाकी, बैलेट पेपर्स की तरसील शुरू, इंतखाबी मुहिम भी फाइनल राउंड में पहुंच गई। इलेक्शन कैंपेन में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम नवाज में जोर का जोड़, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार। इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून दबाव में आने लगी। मरियम नवाज की मौजूदगी के बावजूद एक विफाकी और 3 सूबाई वज़रा अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर मैदान में आ गए। उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। सख्त शराइत के बावजूद IMF डॉलर्स देने से ताहाल इनकारी। वफाकी वज़ीर खजाना के गुज़िश्ता 2 माह से जल्द कर्ज प्रोग्राम की बहाली के दावे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत कई बड़े शहर पानी में डूब गए। मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों अफराद जाम बहक, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जमात इस्लामी ने कराची में इमरजेंसी लगाने और मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेगमेंट सफर हशरत में वकार अहमद मलिक सैर करवा रहे हैं हुस्न बेमिसाल वादी गुजर की। और मारूफ अदाकार तनवीर जमाल जापान में खालिक़ हकीकी से जा मिले। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे भी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले जिक्र बारिशों का ही कर लेते हैं। मॉनसून की बारिशें जिनका दूसरा स्पेल, और
वैसे हर बार जब बारिशें होती हैं तो ये मनाजिर तो हमने देखे कि सैलाब आता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस दफ़ा ये बहुत ही शदीद है। इस दफ़ा शायद इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है कि इंतजामात नहीं थे। बारिशें हर साल इतनी ही होती है और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये इस तरह की सूरत हाल होती है तब रियलाइज़ होता है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं। सो लिहाजा मानसून बारिशों की वजह से जो आप बात करें इसका दूसरा स्पेल आज से बरसने को तैयार है। बिल्कुल जी। और जो इस हवाले से महकमा मौसमियात है वो कहता है कि मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोधा, सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, पेशावर, KPK के अंदर सवाबी मर्दान में जो नशेबी इलाके हैं ये ज़ेरे आब आ सकते हैं। जो मकामी नदी नाले हैं यहाँ पे तुग़यानी का खदशा मौजूद है, जबकि कराची समेत जो अंदरून सिंध है यहाँ पे भी आज से बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों से कराची शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा वंस अगेन मौजूद है, पहले पानी उतरा नहीं है और आ सकता है। आज से मानसून का मजबूत सिस्टम महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि सिंध में दाखिल हो सकता है और ये सिस्टम 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा, यानी कि अगले 3-4 दिन तक ये सिलसिला रहेगा। उधर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 1 माह से जारी ये जो बारिशें हैं वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सियासी जमातें आपस में झगड़ों में लगी रहती हैं, इक़्तिदार की कशमकश में लगी रहती हैं। 64 अफराद और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 67 अफराद जांबक हुए हैं, सैकड़ों घर मुनहदम हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। और हम इस पे बात भी कर लेते हैं कुछ अहम शहरों से। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ वकास होंगे, जबकि कराची से हमें आफ्ताब खान ज्वाइन करेंगे और कोयटा से मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अकरम आपकी जानिब रुख करेंगे। हमने भी देखा कि बारिशें जो इतने अरसे से जारी थी, मानसून बारिशों का जो स्पेल आया उसने बड़ी तबाही मचाई है। अब लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं आपके पास मौसम के हवाले से भी और जो बारिश के हवाले से मेरे से महकमा मौसमियात की पेश गोई है, क्या अपडेट कर सकते हैं आप हमें? बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता तकरीबन जो है 15 से 20 रोज़ हो गए हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हल्की बारिश थी, 1 माह होने को है। बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई और ईद से कबल जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ता पहले जो है होने वाली बारिशों ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को शदीद तरीन मुतासिर किया, जिसमें जो है चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा शहर, जाफराबाद, सिब्बी, बोलान, मस्तूंग, ताफ्तान, इन तमाम इलाकों में सैलाबी रेलों की वजह से काफ़ी तबाही हुई। दर्जनों कच्चे मकानात में नदम हो गए, दीवारें गिर गई, यहाँ तक कि जो सरकारी इमारतें थी उनको भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा। इस तमाम सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ की होने वाली बारिशों में तकरीबन 67 अफराद जो है ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और मुअम्मर अफराद शामिल थे। चमन के इलाके और पशीन के इलाके और हुशाब में जो है आने वाले सैलाबी रेलों में छोटे बच्चे, ख़वातीन जो है इनमें बह गए, जिनको जो है पाक फौज ने, ज़िली इंतज़ामिया ने रेस्क्यू करते हुए बाकायदा तौर पर मुतअद्दिद को जो है बचा भी लिया था, लेकिन कई लोग जो है इसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके। जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके दौरान उनका यही कहना था कि 67 अफराद जो है इन बारिशों और सैलाबी रेलों की नज़र हो चुके हैं। इस हवाले से जो है ज़िली इंतज़ामिया तमाम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला की जो है मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू के अमल को भी जारी रखे हुए हैं। अब जो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कि आज से कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होने जा रहा है, जो ईरान के रास्ते तफ्तान, चागी से बलूचिस्तान और कोयटा के मुख्तलिफ अजला को मुतासिर करेगा और ये स्पेल जो है काफ़ी तेज़ तरीन होगा, मूसलाधार बारिश होगी। इस हवाले से जो है मैं आपको बता दूं कि जो कोयटा शहर में जो बारिशें गुज़िश्ता दिनों हुई थी उसमें जो है अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि वो इलाके क्यों मुतासिर हुए थे, क्योंकि वो लोगों ने जो है आबी गुजरगाहों पर और नशेबी इलाकों पर जो अपने जो है ना तजावज़ात कायम कर रखे थे। इसी हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से बाकायदा तौर पर अंदरून शहर और जो इसके अतराफ़ हैं वहाँ पर जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ज़िली इंतज़ामिया ने आबी गुजरगाहों पर नशेबी जो नाले हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद मकानात को, दुकानों को मुनज़्ज़म करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, डिप्टी कमिश्नर कोयटा हैं, उनका यही कहना है कि गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर अथॉरिटीज हैं, ये जिन लोग के आप नाम ले रहे हैं अफसरान के, ये पहले सोए हुए थे, इन्होंने पहले कुछ नहीं किया। पहले क्यों इंतजाम नहीं किया पानी की गुजरने का कि नाले बंद हुए और फिर वो नाले बिफरे और वो लोगों को 67 लोग मर गए 3 दिनों में, और कोई पूरे का पूरा ऐसा लगता है कि हर तरफ पानी ही पानी है। तो कोई इस लोकल गवर्नमेंट से पूछने वाला नहीं है या हुकूमत से पूछने वाला कि ये कैसे हुआ और पहले क्यों नहीं किया गया, कौन इसका जिम्मेदार है?
जी हाँ जी, बिल्कुल यही तो सूरत हाल है। पहले इनको इस चीज़ का कोई इलम नहीं था। नशेबी इलाके भी थे, जो सरियाब रोड है जहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई है, और किली अलमास है, उसके साथ साथ जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ज़िली इंतजामिया समेत दीगर जितनी भी मशीनरी थी वो ख्वाब खरगोश में जो है सोए हुए थे। लेकिन जब बारिशें हुई, सैलाबी रेले आए, तब ये लोग मुतहरिक हो गए। अब जो है ज़िली इंतजामिया के साथ बाकायदा तौर पर अब याद आया कि इन इलाकों, इन रास्तों के ऊपर तजावुज़ात थे जिसको हटाने की अब कोशिश की जा रही है, जब पानी पानी हर तरफ हो है। कराची और इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, हमने चूंकि आपसे कल भी अपडेट लिया था मौसम के हवाले से, और कराची के अंदर तो बहुत ही बुरे हालात थे। आज फिर एक नया मानसून का स्पेल कराची में बरसने जा रहा है। जो पहले असरात थे बारिशों के, क्या वो ख़त्म हुए हैं? जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर हम बात करें, पानी जहाँ पे खड़ा था, जिन इलाकों का आपने भी कल हमें बताया था, आज वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या इंतजामात किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि अब जो नया स्पेल आ रहा है उसमें थोड़ी बेहतरी आए? जी देखिए, साबका बारिशों की हम पहले बात कर लेते हैं कि उसके पानी की निकासी आब या अखराज के लिए, पानी के अखराज के लिए जो इक़दाम हमें उस वक्त तो नज़र नहीं आए जब कराची में गरज चमक के साथ बारिशें हो रही थी। ताहम अब अगर मौजूदा वक्त सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो ऑयल टर्मिनल है, जिसमें केमाड़ी है, कोरंगी है, पोर्ट कासिम है, और इसके अलावा DHA के कुछ हिस्से जो है वो मुतासर हैं, जहाँ पर टीमें जो है वो काम कर रही है। लेकिन ऑयल टर्मिनल पर अब तक जो है किसी किस्म की जो है इंतज़ामिया का फ़र्द नहीं पहुँचा कि उसका विज़िट किया जाए और उस पानी की निकासी के लिए कोई इक़दाम किए जाए। इसके अलावा अगर हम आगे के सिस्टम की बात करते हैं तो कल रात से, कल बल्कि शाम से हमने देखा कि कराची में शदीद किस्म की हब्स है, और इस वक्त 9:15 बज रहे हैं और कराची में बहुत ज़्यादा हब्स महसूस की जा रही है। और चूँकि ये हवा में नमी के तनासुब बढ़ने की वजह से ये इस चीज़ की गम्माज़ है कि वो जो सिलसिला है जो कि गुज़श्ता रात रन ऑफ कच्छ पे था, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियानी एक इलाका है, और उसके बाद अब इसके करंट जो है वो सिंध में दाखिल होना शुरू हो गए। आफ्ताब, और एक नुकता यहाँ पे वाजे करते जाइएगा, ये जो आपने ऑयल टर्मिनल के ऊपर पानी का मसला बताया है, ये मामूली मसला नहीं है, बड़ा सीरियस मसला है। क्या यहाँ पे अब इस हद तक पानी खड़ा है कि यहाँ से टैंकर्स की रवानगी मुमकिन नहीं है, तरसील पेट्रोल की नहीं हो पाएगी? चूंकि ये मसला तो इतना गंभीर है कि इससे तेल का एक बहरान पैदा हो सकता है पंजाब और दीगर इलाकों के अंदर, चूंकि वहाँ से बाकायदा तौर पर ऑयल फराहम किया जाता है पूरे पाकिस्तान को। जी देखिए, ऑयल टर्मिनल एसोसिएशन के नुमाइंदों से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि आर्जी तौर पर पोर्ट कासिम से मुतबादिल के तौर पर कुछ फ्यूल टैंकर्स की सप्लाई की जा रही है। लेकिन इस वक्त 6000 के करीब जो है टैंकर जो है वो 21 कंपनीज जो कि आयल दरामद करने वाली कंपनी हैं, उनके सामने चूँकि पानी खड़ा हुआ टर्मिनल के सामने, तो वहाँ से वो फ्यूलिंग नहीं हो पा रही, और जिसकी वजह से जो है अगर 2 दिन तक मजीद ये सूरत हाल है, क्योंकि इतवार के बाद यानी ईद के बाद से अब तक कोई एक टैंकर भी रीफ्यूल नहीं हो सका, फ्यूल नहीं हो सका, फ्यूलिंग नहीं फराम की जा सकी उसको। तो अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर ज़ाहिर है कराची से मुल्क के दीगर शहरों और दीगर सूबों की जानिब जो फ्यूल सप्लाई भेजी जाती है वो तमाम का सिलसिला थम सकता है, रुक सकता है, पहिए जाम हो सकते हैं एक तरह से। और इस वक्त हमें वहाँ इस किस्म के मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। वो जो 6-6 फीट के करीब पानी था वो तो उतर चुका है, लेकिन अब भी जो है चूँकि वो एक लोड के साथ वो निकलते हैं, तो उसमें अंधे खड़े अगर होंगे या इस तरह की कोई सूरत हाल वहाँ होगी तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप जरा इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आपको देख के तो लग रहा है कि कराची हो, कोयटा हो, जहाँ पे मौसम की सूरत हाल है, आप बहुत एक फ्रेश एयर ले रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जो व्यू है वो बहुत ग्रीनरी वाला है, क्योंकि बाकी 2 शहरों की तो हम बात कर रहे थे, मिसाइल है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में मौसम की? देखें इरमला, इमरान, सूरत हाल यही है, ये सबसे बड़ा अलमिया जो है हम लोगों के लिए यही है कि जब भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो हम अदारों की कोताहियों और अदारों की मुजरमाना गफलत की निशानदेही करते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 1 माह कबल ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें होंगी वो हालिया बारिशों से ज़्यादा होंगी। पहले उन्होंने बहरा अरब से आने वाली जो वो मानसून हवाओं का जिक्र किया, जो और स्पेल का जिक्र किया कि नदी नालों में तुग़यानी भी आएगी, उसके साथ लैंड स्लाइडिंग भी होगी, जो बरसाती नाले हैं वो भी बिखरेंगे, जानी और माली नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया था। लेकिन अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो इसका बिल्कुल
मैं यहाँ पर खड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जैसी आप कराची या बलूचिस्तान सूरत हाल से मुआवजा कर सकते हैं कि जो इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है कि जो यहाँ पर आती हैं वो आके या तो जो बड़े नाले हैं जैसे नाले ही कहा जाए या उन्हें जो वो करंग नाला कहा जाए वहाँ पर आके फोर्टी सेशन तो करा लेती हैं, लेकिन जो बरसाती नाले जो शहर में से मुख्तलिफ जगहों से होकर जो आते हैं और आके इन बड़े नालों में आके गिरते हैं, उन नालों की सफाई का इंतजाम बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये भी यहाँ पे विकास बताइए, कल बिल्कुल एक छोटा सा स्पेल हुआ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिंडी इस्लामाबाद में, को 20-25 मिनट का स्पेल और लोगों के घर भर गए पानी से, तो इनको कंपनसेट भी कोई किया जा रहा है क्या? कोई ऐसी टीम्स भी हुकूमत ने बनाई है जो इन लोगों बेचारों की मदद करे जिनका सामान और बच्चे पानी में तैर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? पहले तो इनकी नेग्लिजेंस रही है कि इन्होंने इंतजामात नहीं किए, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, क्या इस पर कोई मैकेनिज्म है कि उन लोगों को हेल्प आउट किया जाए जिनका नुकसान हुआ इतना या हो रहा है? देखिए इमरान, बिल्कुल आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ 20 से 25 मिनट का ये स्पेल हुआ, हैवी रेन यहाँ पर हुई, तकरीबन जो महकमा मौसमियात के मुताबिक 80 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, लेकिन लई तो अपनी जगह, लेकिन जो नशेबी इलाके थे उन नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, 4-5 फुट बर्फ वहाँ पर पानी अंदर दाखिल हुआ, लोगों के जितना भी सामान था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वजारत माहौलियाती तब्दीली की जानिब से कल रात को इदाद शुमार जारी किए गए और उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि रवां साल जो मानसून का सीजन हुआ है इसने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 194% अजाफी बारिशें पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं वो सिंध में हुई हैं, जो 625% अजाफी बारिशें हैं, जबकि बलूचिस्तान की अगर बात कीजिए तो 501% अजाफी बारिशें बलूचिस्तान में हुई हैं और पंजाब में 61% अजाफी बारिशों का यह रिकॉर्ड टूटा है जो गुज़श्ता 30 सालों का था। लेकिन जो इंतजामिया है, कल भी जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो इंतजामिया की जानिब से पंजाब को नजर नहीं आती। काश, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब खान आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अकरम आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची, कोयटा और इस्लामाबाद से बारिशों की सूरत हाल पे हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। यही बात है कि बारिश तो आ गई है, पानी भी आ गया है, लेकिन इंतजामिया है कि उसको होश नहीं आया, और उसका नुकसान ये है कि वहाँ के जो शहरी हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो अपने बच्चों को, अपने सामान को इस तरह से पानी के अंदर बहता हुआ देख रहे हैं। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल से ये सारी सिचुएशन हमें पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि बारिशें आएँ तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जो हमारे मुल्क में तो हमें नजर नहीं आता। ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से स्टार्टेड। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के सबसे बड़े मार्के में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बैलेट पेपर्स की जो छपाई है वो मुकम्मल होने के बाद उसकी तरसील शुरू कर दी गई है। इंतखाबी मुहिम भी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। ऐसे लगता है जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। 17 जुलाई से पहले इस मुहिम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि मुसलसल नजर आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा आमने सामने हैं, भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। दोनों सियासी जमातें अपनी जीत और क्लीन स्वीप के दावेदार भी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से प्री पोल धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त, इस्टेब्लिशमेंट को बिलवास्ता और इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जलसे के दौरान इदारों पर ताबड़तोड़ हमले किए। उनका क्या कहना था, जरा सुनते हैं। तो अब हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है, और उसके अलावा एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। आपने सुना इमरान खान साहब ने क्या कहा। दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लिया में मुस्लिम लीग ने पावर शो किया। मरियम नवाज ने जारहाना खिताब किया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार किए। मरियम नवाज ने क्या कहा, सुनिए। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है
मरियम नवाज साहिबा के धुआंधार जलसों के बावजूद नून लीग कुछ दबाव में दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ को अपने लिए खतरा समझ रही है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, वफाकी वजीर अयाज सादिक साहब, जबकि सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक अहमद खान और अवैस लगारी ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं और मरियम नवाज के साथ साथ जो इंतखाबी कैंपेन है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त दोनों जमातों में कहा जाए कांटेदार मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बरकरार रखने के लिए 9, जबकि तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत बनाने के लिए 11 नशिस्तें दरकार हैं। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे पास मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं हुसैन साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी हैं और जो कह लें इख्तितामी या हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब आमने सामने हैं, धुआंधार किस्म के खिताब भी हो रहे हैं, प्री इलेक्शन जो कह लें इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये जो कैंपेन चल रही है ये इतनी मौसर है वोटर को वोट डालने के लिए, जो घर से निकालने के लिए? हाँ, मेरा ख्याल ये कि ये पहली दफा बाई इलेक्शन में इतनी सरगर्मी नजर आ रही है। उसकी वजह भी साफ है कि एक तो 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं और इसका जो भी नतीजा होता है, आउटकम होता है, उसका असर जो है मुल्क की सियासत पे भी पड़ेगा। इस वक्त जो है PMLN के को चाहिए 11 सीटें ताकि जो है वो अपनी हुकूमत बरकरार रख सके और उसके मुकाबले में जो PTI जो है वो भी इसमें 11 सीटें चाहिए। तो ये अगर फर्ज कीजिए जो भी इलेक्शन के नतायज होंगे वो जो है मुल्क ये तय करेंगी कि आइंदा सियासत का रुख क्या होगा। अगर PMLN की हुकूमत चली जाती है तो फिर PTI जो है इसके देखना होगा कि उसका अब लाएमल क्या होगा। यकीनी बात यह है कि उसके पास जो है वो हुकूमत बना सकती है दोबारा, तो लेकिन उसमें अब फिर ये बात आएगी कि एक तरफ पंजाब में हुकूमत बना लेगी PTI अगर फर्ज कीजिए उसके पास 11 सीटें आती हैं, लेकिन अभी तक नेशनल असम्बली में वो बाहर बैठी हुई है। तो फिर ये मेरे ख्याल मुझे लगता है ये कि अगर पंजाब के में PTI जीत जाती है या अपनी अक्सरियत कायम कर लेती है तो फिर जो है जनरल इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएंगे। तो एक तो वोटर की अंडरस्टैंडिंग जाहिद हुसैन साहब क्या है? आप एक अरसे से जर्नलिज्म करते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन और बाय इलेक्शन का मिजाज है, हमेशा जो एक तो एज होता है हुकूमती पार्टी को, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में जो 4 साल की कारकर्दगी है, क्या तहरीक इंसाफ की उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला रखते हुए जो 4 साल की पंजाब में कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी है कि वोटर मुतमईन रहेगा कि अगर दोबारा उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बन जाएं या परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएं, जो कि PTI से नहीं है लेकिन उनके एलाई हैं, तो मामलात उसके हक में बेहतर होंगे अगले 1 साल के अंदर, नंबर 1। जबकि वफाक में मुस्लिम लीग नून मौजूद है, क्या वोटर का ये कॉन्फिडेंस मौजूद है? क्योंकि पंजाब के अंदर तो इंपोर्टेड हुकूमत वाला मुकदमा भी नहीं है तहरीक इंसाफ का, वहां पर तो असेंबली में बैठे हैं, वो सिर्फ वफाक में नहीं बैठे। देखिए, हाँ, ये बात सही है कि पहले आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले लगता ये था कि पंजाब में PTI का वजूद जो है तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा जो है गैर मकबूल भी हो गई थी, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। लेकिन पूरी हालात जो है वो तब्दील हो गए जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है और PMLN की क़यादत में नई हुकूमत आई है, तो उसके बाद पूरे हालात तब्दील हो गए। अब जो है जो इलेक्शन में इस वक्त जो बात हो रही है वो ये नहीं हो रही है कि PTI की हुकूमत का क्या कारकर्दगी थी। अब जो है वो यही सवाल आता है कि PMLN हुकूमत की कारकर्दगी क्या है या जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है अब PMLN की हुकूमत पे आ रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो पॉपुलिस्ट स्लोगन दिए हैं, मैं इसे ये सही बात है कि यानी जो इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक उनका बयानिया ऐसा लगता है कि वो छा गया है। तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें PMLN के लिए दबाव का शिकार है और मेरे ख्याल मुझे लग रहा है ये कि कोई हालात अच्छे नहीं है, उसकी वजह यही है कि जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको टिकट दिए हैं PMLN ने, जो एक हद तक जिन्होंने डिजर्ट किया था अपनी पार्टी को। तो एक जो लोकल पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम चीज होती है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में कि जो इनके अपने जो पहले कैंडिडेट थे उनका क्या रवैया होता है, क्योंकि उनको ये शिकायत जरूर होगी कि आपने इन लोगों को टिकट दिया है और कोई ये पसंद नहीं करेगा कि इनको अगर एक दफा टिकट और या जीत जाते हैं तो उनके खुद कॉन्स्टिट्यूंसी पर असर पड़ेगा। तो मैं खाली ये सारे फैक्टर जो मुझे लगता है सारे फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, दूसरी जानिब जाहिद साहब, बहुत बड़ी अजीब सी बात शुरू में हमें देखने में आई कि इलेक्शन से पहले ही धांधली का इल्जाम तो लगा,
अब इमरान खान साहब ने जो अपने बयानी में न्यूट्रल से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का एक टर्म यूज़ करना शुरू की है, अब उससे ये नया क्या बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर ये वो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ज़िमनी और इलेक्शन बाय इलेक्शन के हवाले से हम बात करें, तो ऐसे में ये जो मुखातिब करना है, दूसरी जानिब ये खबरदार करना है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इस हवाले से भी आपका कॉमेंट चाहिए। देखिए, ये बात है कि इमरान खान साहब की जो अब जो तकरीरों में की जाती है कि ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज है उनका इदारों के खिलाफ, और पहले भी बात करते थे, पहले थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में बात हुई थी, अब जो है बर्रास्त बात कर रहे हैं। वो जो है ये पहले से एक बयानिया भी बना रहे हैं कि अगर उनको हारते हैं तो वो अभी से उन्होंने एक जहन तैयार करने की कोशिश की है कि वो रिगिंग की वजह से हारेंगे, और उसकी जिम्मेदारी जो है न सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं बल्कि उन इदारों को भी दे रहे हैं जिन्होंने खुद पहले अब तक जो है इमरान खान साहब की सरपरस्ती की थी। अब ये देखना ये कि इस वक्त अच्छा, दूसरी एक और बात भी है कि पीटीआई ने जितने लोगों को टिकट दिया है 20 सीटों पे, वो सब के सब इलेक्टेबल्स हैं। हालांकि इमरान खान साहब कहते थे कि अब मैं इलेक्टेबल को टिकट नहीं दूंगा, लेकिन इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब के सब। ठीक है, जैसे टाइम मेरे पास कम है, मुख्तसरन ये बताएं कि जो प्रेशर इमरान खान साहब इदारों पे डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और दीगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इदारे, क्या वो इस प्रेशर में आएंगे इमरान खान साहब के, और इसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे आ सकता है? क्योंकि इस पे पंजाब और फिर जनरल इलेक्शन का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंडेंट है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें मुदाखलत करेगा, क्योंकि ये किसी के भी उसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए तो ये इमरान खान साहब ने अपना एक बनाया हुआ जारहाना किस्म का, ताकि जो है अगर फर्ज कीजिए कि उनको सेटबैक होता है उनकी पार्टी को, तो वो उनके ऊपर कहेंगे कि ध्यान दें। राइट, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी मुदाखलत होगी। ठीक है साहब, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट सफर शर्ट की, जिसमें हम आपको सैर करवा रहे हैं वादी गिजर की, और आज हम बात करेंगे गाकूच वैली हूपर गार्डन्स की। इस हवाले से पहले भी हमने एक एपिसोड आपको दिखाई थी, आज आपके लिए क्या है, देखते हैं आज का सफर शर्ट। हूपर गार्डन्स गाकूच से 15 मिनट के फासले पर वाक़ है। गिलगित से 1.5 घंटे की मुसाफत पर गिजर रोड पर ही एक जन्नत है, और ये जन्नत एक मियाँ बीवी ने बनाई है। यहाँ पर आबशारें हैं, कदीम बुद्ध मत के आसार हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रवायती खाने हैं, गारे हैं, अजीब व गरीब नक्शो निगार लिए पत्थर हैं और ट्री हाउसेज हैं। हूपर गार्डन्स वसीउ अरीज रकबे पर फैला हुआ है। इसके बनाने वालों का कमाल ये है कि उन्होंने फितरत की कारीगरी में दखल अंदाजी देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। यहाँ सब कुछ बहुत फितरी है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं, कैफे खोलना चाहते हैं, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू कम अप विद सम डिफरेंट आइडिया। आप अगर डिफरेंट आइडिया के साथ नहीं आएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब तक डिफरेंट आइडिया नहीं होगा, तो क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत सारा आता है, वो उस आइडिया से, उस चीज़ से वो अट्रैक्ट होता है। गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह मैंने देखा है कि कपल्स हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि अकल दंग रह जाती है। गिजर के अंदर जब आप गाकूच से आगे आते हैं और हार्डली कोई 20 मिनट आगे आते हैं, तो एक मोड़ जैसे ही मुड़ते हैं तो एक खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आती है। एक प्याला सा है जिसके अंदर ये ग्रीनरी है, साथ दरिया गिजर बह रहा है, एक खूबसूरत जगह। उस खूबसूरत गाँव का नाम हूपर है, और जैसे ही आप हूपर में एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये बुनियादी तौर पे वो आइडिया है जो कि एक कपल का आइडिया है। और वो कपल जो है, इसलिए हम कहते हैं कि ख़वातीन को अपने शाना बशाना रखें, क्योंकि आपके किसी भी प्रोजेक्ट में खातून आपके साथ होगी तो उसकी जो तख्लीकी हिस्सा है वो क्योंकि हमेशा कमाल होती है, तो वो उसमें कमाल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। कई कमाल आइडिया बहुत ही नेचुरल है। केव्स हैं, बुद्धा के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, 2 वाटरफॉल्स हैं,
एक छोटी वाटरफॉल कहलाती है, एक बड़ी वाटरफॉल कहलाती है। छोटी वाटरफॉल जो है वहाँ तक फैमिली जा सकती है, आप बच्चों के साथ जा सकते हैं। इट्स सो अमेजिंग। और जो बड़ी वाटरफॉल है वो एक छोटा सा ट्रैक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जो है वो ट्री हाउसेस हैं। आपको मालूम है कि बच्चे कितने खुश होते हैं ट्री हाउसेस को देख के। यहाँ पे कई ट्री हाउसेस हैं जो कि ऐसे कमाल हैं, बल्कि एक ट्री हाउस तो 2 मंजिला ट्री हाउस है और आप वहाँ पे जाके आराम से लेट जाएं। ऊपर कारपेट वगैरह बिछा हुआ है और हवा जो है वो मुसलसल चल रही होती है। ये होपर गार्डन है। होपर गार्डन की ये जो ट्री हाउसेस हैं ये आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों साल पीछे ले जाते हैं, जब आप दरख्तों में बसेरा करते थे। और इस वक्त इस तरह का एक्सपीरियंस करना आपको मालूम है कि कितना मुश्किल होता है। और ये वो जगह है होपर गार्डन गिज़र में, गाकूच से 6 से 7 किलोमीटर आगे, जहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बच्चे ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो अखरोट के दरख्त हैं इनकी जगह इनमें इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के ट्री हाउसेस बनाए हुए हैं और यहीं चाय सर्व होती है, यहीं परिंदे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, हवा चलती रहती है। कमाल एक्सपीरियंस है ट्री हाउस का। और ये ट्री हाउस का जो एक्सपीरियंस है ये आपको होगा होपर गार्डन गाकूच में। हम ऐसे नीचे खड़े थे, हम लोगों को किसी ने बताया कि कोई होता है ट्री हाउस। हमने कहा चलो ट्री हाउस, पूछते पूछते फिर एक बंदे ने बताया कि मैं आपको अपना हमारा गार्डन दिखाता हूँ। हम उनके एप्रिकॉट गार्डन में गए, सब चीज़ें देखी। वहाँ से उन्होंने बताया कि ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे आपको एक ये ट्री हाउस जो आप पूछ रहे थे ना नीचे, अब मुझे याद है कि ये ऊपर है। तो हम पूछते पूछाते हम यहाँ पे पहुँचे। The tree house especially was really good, and I've always wanted to sit in a tree house, and today I've actually sat in one, and it's really pretty and it's really good. ये ट्री हाउसेस बहुत कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़ा कमाल फील है क्योंकि आप दरख्तों के बिल्कुल बीच में बैठे होते हैं, हवा चल रही होती है, नीचे दरिया जो है उसकी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ऊपर आबशार है उसकी आवाज़ आ रही है। एक बड़ी कमाल फील, और परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे होते हैं। अमेजिंग। एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परेशान करती है और वो ये है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं उनकी जो शाखें हैं जिनके ऊपर ये ट्री हाउस बनाया गया है, यानी ये दरख्त की जो नेचुरल शाखें इनके अंदर जो ट्री हाउस बनाया गया, इन शाखों के ऊपर हर किसी ने अपना नाम लिख के चला गया। मतलब ये शायद शनाख्त का बुरान है, कोई एक ऐसा अलमिया है कि हम हर जगह जो है वो अपना कोई नाम छोड़ के जाना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई हैरानगी, इसमें कोई क्रिटिसिज्म की बात भी नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर है कि वो जो नाम आपने छोड़ के जाना है वो किसी इल्मी हवाले से क्यों नहीं छोड़ के जाते, या वो किसी और स्पोर्ट्स है। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें आप ये नाम छोड़ के जाना चाहते हैं। इन दरख्तों पे जब आप नाम छोड़ के जाएंगे तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों नाम लिखे हुए हैं। तो हर किसी का नाम जो है उन सैकड़ों नामों में मिक्स हो गए। जो आप चाहते हैं कि आपकी एक मुनफरिद शनाख्त हो, एक इनफरादियत जो आप चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ से हासिल हो सकती है। सो इस ट्री हाउस को थोड़ा सा खूबसूरत रखें और इसके ऊपर ये जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं इसके ऊपर आप नाम ना खोदें तो बहुत अच्छा होगा।
बैक टू एक्सप्रेसो। नाजरीनो हाजरीन, IMF ने पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाने के बाद बिल आखिर कर्ज प्रोग्राम जो है उसकी बहाली पर IMF रजामंद हो गया है। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा, जबकि IMF इलामिया के मुताबिक तोसी प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ मजीद फराहम किए जाएंगे और आइंदा बरस जून तक रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के मौशी जो इस्लाहाती प्रोग्राम है उसकी तारीफ की है, वाह वाह, और साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा, लेकिन इससे कबल जो पेट्रोल है वो फी लीटर 249 रुपये तक पहुंच गया है और IMF फिर भी नहीं माना। बिल्कुल 250 रुपये तक, 49 रुपये तक पेट्रोल पहुंचा, IMF नहीं माना। बिजली का फी यूनिट 24 रुपये तक पहुंचा, IMF ना माना। गैस 235% तक महंगी कर दी गई, IMF ना माना। रुपया तनज़्ज़ुली की इंतहा तक पहुंच गया, IMF ना माना। डॉलर 215 रुपये तक गया। हफ्तावार महंगाई 34% पर पहुंची। शरह सूद गुज़िश्ता 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर यानी कि 15% तक पहुंची, IMF ना माना। तजारती खसारा 55% से ज़्यादा हो गया, IMF फिर भी डील करने पर राजी ना हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर से नीचे आए, IMF ना माना। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, IMF ना माना। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा आमदन और 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगा दिया, IMF ना माना। इत्तेहादी हुकूमत ने 2 माह में 16 खरब 43 अरब रुपए का कर्जा भी लिया। तो हुकूमत दावे तो कर रही थी, लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद इतना कुछ किया, IMF ना माना। हुकूमत कह रही थी मुश्किल वक्त गुजर गया, अवाम को हर रोज नई खुशखबरी मिलेगी, नहीं मिली, IMF ना माना। और करते करते अब सूरत हाल यहाँ पर पहुंची कि जब हुकूमत सब कुछ कर बैठी, अवाम मायूस हो गई कि शायद IMF कभी नहीं मानेगा, तो IMF मान गया। कैसे मान गया और इसके असरात क्या होंगे, डॉक्टर वकार मसूद से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, मईशत के माहिर है, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं सूरत हाल के ऊपर। डॉक्टर वकार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस अर्ली इन द मॉर्निंग इन एक्सप्रेसो। कैसे देख रहे हैं आप, इतनी सारी सूरत हाल के बाद भी IMF नहीं माना, और अब जब IMF ने रजामंदी जाहिर की है, ये डील एक्सटेंड होती हमें नजर आती है, व्हाट इम्पैक्ट यू सी ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी इस डील के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत नताइज हमारे सामने आएंगे। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका बेचैनी से इंतज़ार था, और आपने बड़ी अच्छी नज़म पढ़ दी है कि क्या हम लोगों ने पापड़ बेले हैं इसके हुसूल के लिए। मुझे याद नहीं है कि इतना ज़्यादा काम करना पड़ा हो और इतने मुश्किल हालात के अंदर, और यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है उसका बड़ा सियासी सरमाया, अगर उसके पास कुछ था तो वो इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मुतरादिफ ये अच्छी बात है। अब देखें, यानी एक तो लोग हक बजानिब थे ये सोचने में कि शायद पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। अब सारी दुनिया को ये पैगाम पहुंच गया कि IMF को पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एतबार है, उसे भरोसा है, और उसने वो तमाम चीज़ें करवा ली हैं जो उसके इत्मीनान के लिए ज़रूरी थी। फिर इसके साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी आ जाएंगे अपने मज़ीद वसाइल फराहम करने के लिए, और बहुत जल्दी वो फराहम होंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का बॉन्ड इस वक्त जो सन दिसंबर 22 में मैच्योर होने वाला है, वो उसके ऊपर 40% जो है यील्ड आ रही है, यानी वो इतने डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो लिहाजा ये जो है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और इसके ज़रिए से ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान मज़ीद बॉन्ड और सुकूक जो है वो शाया कर सके। तो हर तरह से ये एक ऐसी खबर है जिस पे यकीनन हम सब, और ये कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान का सुकूक, पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, ये मार्केट में गेन कर पाएंगे अब दोबारा से? क्योंकि हमें पहले बड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ा था और दुनिया भर से बहुत अच्छे रेट्स हमने ऑफर किए थे दुनिया भर में, जब हमने कुछ पैसे हासिल किए थे, आपको तो बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो क्या अब भी हमारी जो मार्केट प्रेजेंस है, खास तौर पे जो पिछले दिनों में मूडीज की जानिब से या हमारी जो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर असर पड़ा था, उसके बाद क्या लगता है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे बॉन्ड्स के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इन्वेस्टर्स का? देखिए, वक्त लगेगा, लेकिन ये सही सिमत के अंदर सफ़र है। ये खबर जो है
वो उमूमी तौर पर पाकिस्तान की जो माशी स्टैंडिंग है उसको बेहतर करने में बड़ी साबित होगी। लेकिन तो रात नहीं होगा और ये सफ़र अब तसलसल से होना चाहिए और ना ही ये हमें सोचना चाहिए कि जनाब ये हो गया है तो कोई एक अमर कि मिसाल के तौर पे ये जो बजट इस साल का है इस पर सख्ती से अमल करना मामलात हैं। खुसूसन देखें हमें ज़बूहाली का शिकार है। फिर कीमतें बढ़ेंगी या इस हवाले से अब क्या आप इस मैकेनिज्म को किस तरह से कमेंट करें? कोई सेक्टर में ऐसा लगता नहीं है जो पनप रहा हो। हैं कि देखने इस बात की
हैं उसमें समटाइम्स हुकूमत की पॉलिसीज़, गलतियाँ, डिलेड डिसीजंस, 100 फैक्टर्स हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत के पास क्या मार्जिन है आवाम को रिलीफ देने के लिए? एक तो आपने कहा कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस अगर कम होती हैं, इसके अलावा हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी है इसके अंदर कोई ऐसा कुशन मौजूद है जिससे आवाम को कुछ बराह रास्त रिलीफ दिया जा सके? देखिए, इस वक्त तो क्योंकि जो महंगाई है उसका मंबा वो बैरूनी हालात है और उनमें बेहतरी आ रही है और हुकूमत को चाहिए कि बेदरेग लोगों को ये जो महंगाई कम हो रही है दुनिया में उससे जो फ़वाइद हासिल हो रहे हैं तो वो खुल के लोगों तक पास ऑन कर दे, क्योंकि इतनी वाही तबाही हमने नहीं देखी है जितनी इन दिनों के अंदर हुई है। तो लिहाजा ये जो 250 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है या 250-300 रुपये का डीजल मिल रहा है, ये जितनी जल्दी कम कर सकें। दूसरी ये कि भाई हमारे यहाँ अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी खुसूसन हमारी ज़राअत के अंदर, तो उसकी वजह से जो है लोगों को लोगों में आसानी पैदा होगी, हम इंपोर्ट से बच जाएंगे। देखें, यानी ये तो बहुत शाज़ो नादिर होता था कि हम मुल्क में गंदम की दरामद करें, लेकिन इस वक्त तो पिछले 3 साल से मुस्तकिल आप दरामद कर रहे हैं गंदम को, जो बड़ी ठीक है। और एक मसला पाकिस्तान का रहा है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। हमारी जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, अगरचे के पिछले टेन्योर के अंदर जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें एफबीआर हैज़ परफॉर्म्ड वेल, वी क्रॉस 6000 बिलियन आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। इसमें आप देखते हैं कि हमने सिस्टम में कुछ हेल्प किया है, सिस्टम में कुछ बेहतरी आई है, या रीज़न वही इम्पोर्ट्स थी हमारी? और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कमिंग फिस्कल ईयर्स के अंदर हमारे मुल्क में जो टैक्स कल्चर है या टैक्स रेगुलेशंस हैं वो भी इतनी स्मूथ हो जाएंगी कि पाकिस्तान मजीद उसमें आगे जाएगा? क्योंकि ये तो हमने खुद करना है, नहीं तो किसी IMF वगैरह ने नहीं करवाना। नहीं, बेहतरी हो रही है, लेकिन ये काम ऐसा है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना होगा। और जो यानी कि पिछली, आपने खुद ही कहा कि पिछली परफॉर्मेंस में जो बैरूनी अवामिल हैं उनका बड़ा किरदार था और अब वो दूसरे जानिब सफ़र कर रहे होंगे, तो हमें लिहाज रखना होगा। और फिर देखें, यानी इस वक्त हमने क्योंकि वो होता है ना चढ़ाई वाला गियर, उस पे लगा दिया है कि भाई मुश्किल चीज़ें आ रही हैं, इस दफ़ा ग्रोथ भी कम होगी और लिहाजा हमारे टैक्सेस के ऊपर भी, कलेक्शंस पे, रेवेन्यूज पे असर पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तार मसूद हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और हम उनसे बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। डॉक्टर साहब की ये प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंटरनेशनल सिचुएशन जो ही बेहतर होती है मईशत की, तो इसके फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे। हुकूमत को ये करना होगा कि वो फ़वाइद बेदरेग आवाम तक मुंतकिल करे ताकि उनकी सांस कुछ बहाल हो और बेहतरी आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो बच्ची हमारे साथ मौजूद है उसने डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम किया। इमरान, आपको याद होगा हमारे बचपन में बहुत सारे ऐसे रिसाले आते थे जिसमें ऐसी कहानियां होती थी और बड़े एक्साइटमेंट के साथ वेट करते थे हम कि वीक में या मंथ में एक बार, जैसे नो निहाल है, तालीम तरबियत है, इसमें बड़ी डिफरेंट कहानियाँ होती थी और बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती थी जिसमें आपको बहुत सारी फैंटेसीज के बारे में भी बताया जाता था। लेकिन आजकल ऐसी कहानियाँ ना होने के बराबर हमें मिलती हैं और इसकी रीज़न यही है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स नहीं है। आज आपकी मुलाकात हम 12 साल की ज़ोहा नूर फातिमा से करवाने वाले हैं जिन्होंने जर्नलिज्म फॉर किड्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बच्चों की जो इंटरेस्ट से मुतालिक कंटेंट होगा और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के नाम से एक इदारा है जी, जिसमें ज़ोहा नूर फातिमा ने अपना प्रोजेक्ट जर्नलिज्म फॉर किड्स जमा करवाया है। इस मुकाबले में अगर हम बात करें 170 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की थी जिसमें 64 ईयर्स तक के लोग अपना प्रोजेक्ट जमा करवा सके थे और ज़ोहा नूर फातिमा ने इस मुकाबले में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है और इस वक्त हमारे साथ कहाँ से आया और क्यों आया ये आइडिया? बेसिकली ये तब शुरू हुआ था जब मैंने अपने स्कूल के लिए ग्रीक सिविलाइजेशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और फिर मैंने सोचा कि इज देयर एनी प्लेस और प्लेटफॉर्म आई कैन शो इट टू पीपल सो दे कैन आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो आई डिडंट रियली फाइंड एनीथिंग लाइक दिस इन पाकिस्तान
उसके बाद जो मेरे स्कूल के अंदर जो बच्चे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था कि उनको मीडिया क्या पता है, उनको जर्नलिज्म का क्या पता है, और मुझे पता लगा कि उनको न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है एंड दे डोंट वांट टू रियली नो अबाउट दीज थिंग्स। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, जर्नलिज्म फॉर किड्स, जहाँ पे बच्चे अपने मसाइल बताएं, उनका हल निकालें और फिर अपने अचीवमेंट्स भी बताएं। And how old you were at that time when you did the documentary? I was 12 years old as well. और आपने वो पूरा उसको लिखा भी और सारा कुछ खुद किया उसका? जी, जब मैं एक वर्कशॉप पे गई थी, MMFT एक NGO है, उनकी वर्कशॉप पे गई थी, वहाँ पे दे रिफाइंड माय आइडिया, मैंने बिजनेस प्लान बनाया, नेशनल प्लान बनाया, और फिर मैंने जजेस को पिच भी किया आइडिया। ओके, लवली। अच्छा, ऑब्वियसली जर्नलिज्म फॉर किड्स, हम यहाँ पे बड़े बड़ों की भी बात करते हैं, तो जर्नलिज्म के हवाले से लोगों को अवेयर करना, जो एथिकली जर्नलिज्म हम जिसको कहते हैं, एथिकल जर्नलिज्म, बहुत मुश्किल है। बच्चों को बेसिक सिखाना, दो यू आर अ किड एज वेल, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, ऐसी चीज़ें बताना जर्नलिज्म के हवाले से जो नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं होती। डू यू डू दैट? यस, क्योंकि आवर प्रोजेक्ट इज़ ऑल ऑन किड्स, राइट, और उनकी अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा होता है। सो वी यूज़ ग्राफिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट टू कन्वे द कंटेंट टू देम। जैसे कि मीडिया एथिक्स होती हैं, जो जर्नलिस्ट की वैल्यूज़ होती हैं, वो हम वी आर गोइंग टू कन्वे टू देम इन एन एंटरटेनिंग मैनर। ओके, सो इफ आई गिव यू द 60 सेकंड्स टाइम ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो तो कुछ बच्चे तो आप तक एक्सेस कर सकते हैं, कुछ आपको देख रहे हैं, उनको बताइए जर्नलिज्म क्या है। Journalism is basically a way to disseminate information to other people, and for kids it's a way you can, like, you know, report on tiny things. और journalism में entertainment भी आ सकती है, बहुत सारी different versions of journalism है, जैसे कि एक है entertainment journalism, फिर watchdog journalism, investigative journalism. So basically it's a way to disseminate information to other people, and this is all part of media. So there are media ethics which you need to follow. जैसे कि when you get information you need to cross check it, look at the sources where it's from and get all the information correctly. अच्छा, ये भी ज़ोहा, ये भी बताया, ऑब्वियसली जहाँ पे आपने अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाया, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी थे, आपका प्रोजेक्ट स्टैंड आउट किस तरह से किया? दो इट वाज फॉर किड्स और हर तरह के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हर एज ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, तो आपका प्रोजेक्ट स्टैंड आउट कैसे किया कि आपने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई? बेसिकली पहले से जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट था, इट वाज वेरी डिफरेंट। अदर्स हैड प्रोजेक्ट जैसे कि पॉडकास्टिंग का प्रोजेक्ट, तो माय प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट एंड वी वर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट। तो दिस वाज माय प्रोजेक्ट एंड इट वाज मेनली फॉर किड्स, सो दैट इंट्रिग्ड द जजेस। बहुत सारे लोग तो जर्नलिज्म को अपना करियर भी नहीं समझते, बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं समझते। पहले तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको डेफिनेटली इस तरफ इतना सपोर्ट किया कि आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपने इस पे काम किया हुआ है। क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए जर्नलिज्म को जानना और पढ़ना, और ये फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको टू बिकम अ बेटर सिटीजन या एक बेहतरीन शहरी होने की हैसियत से, ग्लोबल सिटीजन इवन? यस, तो जो जर्नलिज्म है, इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द पब्लिक एंड यू नो इन वर्किंग ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। So basically journalism it gives you information, different kinds of information, और वो information लोगों की मदद भी कर सकती है। So journalism is very important, especially when you have to educate someone and tell them information based on what's coming. अपने लिए भी और लोगों अच्छा, ज़रा इस प्रोजेक्ट में आप अकेली हो जो सारे प्रोजेक्ट को मैनेज भी करी हो, इम्प्लीमेंट भी करे हो, या दूसरे बच्चे भी आपके साथ ऑन बोर्ड हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? जी, दूसरे बच्चे भी हैं, और मेरी जो मामा है वो को-फाउंडर है इस प्रोजेक्ट की। हमारी एक एडिटोरियल बोर्ड है जो पूरे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ है, उसके साथ जो मेरे स्कूल के बच्चे, उनके आगे कजन्स, ये सारे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और इनफैक्ट हमें ईमेल्स भी आ रही हैं एंड पीपल वांट टू गिव देयर ओन कंटेंट। जैसे किस तरह से आपके साथ रब्ता कर सकते हैं जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जर्नलिज्म में उनका इंटरेस्ट है और आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं? बेसिकली वी हैव एन ईमेल journalismforkids@gmail.com। वहाँ पे हमें ईमेल्स आ रही हैं कि जो बच्चे हैं जो गेम्स में रिव्यू करना चाहते हैं, जो उनके घर में पेट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हमें वो भेज सकते हैं ताकि हम उनको फीचर करें। और क्या ये इलेक्ट्रॉनिक आई मीन टूल्स के अंदर ही आप इसको ले रहे हैं, या आप इसमें जो रिटन कंटेंट है वो भी ले रहे हैं, या सिर्फ वीडियो एंड ऑडियो टूल्स हैं इसके अंदर, या सब कुछ है? क्योंकि जो बच्चे हैं दे आर मोर अट्रैक्टिव टू विजुअल थिंग्स, सो जैसे कि वी आर थिंकिंग कि एक राइटिंग का कोई कॉन्टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, बट यस वी आर फोकसिंग लिटिल मोर ऑन वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट। सो व्हाट आर योर गोल्स? व्हाट यू वांट टू बी इन? ऑब्वियसली यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, यू आर अ जर्नलिस्ट एक्चुअली। गोल्स क्या हैं? I actually want to establish this as a brand. I want to make it a household name, and also that when I grow up, I also want to help the community. I want to do something which will help the community. जैसे कि आजकल मेरी hobbies फुटबॉल और आर्ट्स हैं, तो I want to do something that can help the community and benefit it.
So basically, yeah, and my goals for Journalism for Kids is that I'd like it to be a household name and a big brand. So being a young journalist, are you satisfied the kind of journalism is being done in Pakistan? The kind of things you watch on our mainstream media, आपको लगता है help out कर रहा है वैसे लोगों का जैसे आपका गोल है, कैसे help करना चाहिए journalism को? आपको लगता है? Mainstream media is helping people, and now there are also different types of journalism. जैसे YouTube channels जो बना लेते हैं और journalists. So yes, mainstream media is helping people क्योंकि it's all about the information you get and how you can use it to help others. Okay. ज़ोहा, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसको आप समझती हैं कि जर्नलिज्म एथिक्स के मुताबिक करता है या आप इसको आइडियलाइज करती हो क्योंकि you are planning to be a journalist in future इंशाल्लाह. So any specific personality? My idol are my mother and father क्योंकि वो भी दोनों सहाफ़ी हैं and I have learned a lot from there. My mother is a journalist. She has worked with different news channels. लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड है तो आप अपने मम्मी पापा को देख के आपको ये नहीं लगता कि ये तो बड़े मुश्किल काम में पड़े हुए हैं? क्योंकि जर्नलिज्म के हालात पाकिस्तान में थोड़े डिमांडिंग लाइक 24/7 जॉब है ये जर्नलिज्म. It is, and the circumstances in Pakistan on journalism are a little bad क्योंकि there's crime going on and sometimes other people do not want to share everything, so it's in a bad situation, but that's why I'm here to make it better. Lovely. Wish you very best of luck, Zoha. You are so confident, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे. और ये वाली क्लैरिटी चाहिए हमें कॉन्सेप्ट्स के अंदर. हाँ, कॉन्सेप्ट्स और अपने गोल्स को लेके इज वेरी मच क्लियर अबाउट हर गोल्स, कैसे फ्यूचर में क्या करना है. ऐसे यंग ऐसे ब्राइट बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है और स्पेसिफिकली इतना क्लियर मैंने जर्नलिज्म को लेकर बहुत से जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट को भी नहीं देखा जितना ये है. मुझे बहुत अच्छा लगा इनको जान के. और ऐसे जो इन्होंने बात की ना जी कि सब बच्चों को जर्नलिज्म की तरफ आना चाहिए, अपने टाइप का जर्नलिज्म करें. इन्होंने मुख्तलिफ काइंड्स भी बताई उसकी, बट होना ज़रूर चाहिए कि आपके पास ऐसी अवेयरनेस ऐसा नॉलेज हो जिसे आप फिर सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें और अपने लिए भी. सो इट्स ग्रेट टू हैव यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं. थोड़ी देर पहले ये हो रहा था कि हमारी ब्रेक थोड़ी लंबी थी. एक कैमरामैन आता था अंदर, एक एंकर बाहर जाता था, दूसरा कैमरामैन अंदर आता था और यही फिर फाइनल ये हुआ कि बारिश ही अंदर. तमाशा मैं देखती रही. मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है. पता लगा जी बाहर बहुत ही जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और तूफानी तबाही वाली बारिश हो रही है नाजरीन. और ये मनाजिर आप देख सकते हैं. ये आपको टीवी पे हल्की बारिश है, हमारे ऑफिस के बाहर बहुत और उसकी फील ज्यादा है. खैर अल्लाह करे ये खैर की ही हो, क्योंकि बाकी शहरों में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बड़े मसले रहे हैं. लाहौर में भी रहे हैं लेकिन लाहौर में कम रहे हैं. अल्लाह करे ना हो, चूंकि लाहौर भी आपको पेरिस बन जाता होता है जब बारिश बाहर बन गया. अल्लाह करे कम बने थोड़ा. हमारी दुआएं तो हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है. एहतियात से निकले, अपने स्केड्यूल्स को प्लान रखें, अपने फैमिली इवेंट्स को प्लान रखें बारिश को लेकर. और अल्लाह करे सब लोग महफूज रहें. और एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि आसपास के लोगों की खैर खबर जरूर रखें. रात को अक्सर औकात ये होता है कि 20-25 मिनट का एक इतना शदीद स्पेल आता है कि लोग सोए रहते हैं और पानी घरों में आ जाता है. थोड़ा मोहतात चले. हाँ, मोहतात चले, बारिश एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ. हम यही कहते हैं. लेकिन जनाब आगे बढ़ते, शो का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज कराना नहीं भूलते, चाहे बारिश में नहीं, इंडोर है. हमारे साथ खुशी है जी. खुशी. थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान. सो गाइज आज हम अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. तो मेरे पास जितनी भी ख़वातीन आती हैं जो वांट टू डू अपर बॉडी, कॉज उनको लगता है कि अपर बॉडी करेंगी तो they'll get bulky. So guys, so girls, you won't get bulky, you'll get stronger. ठीक है, आपका प्रोग्राम भी डिपेंड करता है क्या है. सो इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच कार्डियो यू डू एज वेल. सो गाइज यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. इससे पहले आपने वार्म अप करना है जिसमें आपने जो है 30 जंपिंग जैक्स करने हैं, टोटसेस करने हैं और आर्म सर्कस करने हैं. देन यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. और जो बिगनर्स हैं वो लाइट डंबल्स यूज़ करें. सो गाइज विल स्टार्ट विद बेंड ओवर रोज. ठीक है, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड. मैं साइड से भी पोज दिखा देती हूँ आपको. पुश योर हिप्स बैक, लीन फॉरवर्ड एंड पंच डाउन एंड पुल द वेट अप एंड एल्बोज टक्ड इन, नॉट फ्लेयरिंग आउट, एंड ब्रीथ आउट एज यू पुल एंड स्क्वीज योर बैक. So you should be looking down. So make sure your back and spine is straight. Push and punch down. Pull and punch down. Breathe out. Second exercise would be for your shoulders. Elbows tucked in and side raises. Elbows जो हैं वही move हो रही हैं. Keep your chin up and as you lift the weight up, twist and breathe out. Third exercise is bicep curls. Chest up, tuck your butt in, tuck your stomach in and breathe in as you pull the weight up and breathe out.
सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज, ये लीन फॉरवर्ड अगेन। मैं इससे साइड पे दिखा रही हूँ ताकि आपको पोस्चर का पता लगे। लीन फॉरवर्ड, back should be straight, lumbar is curved and elbows pulled back and kick back. Extend your arms and breathe in, and जैसे आप लॉक करेंगे elbows को, breathe out. Same way, look down, make sure neck से spine तक आपकी back straight हो. Breathe in, extend, breathe out. So these are the 4 exercises. हमने बैक की है, एक शोल्डर की है, 2 आर्म्स की हैं. सो गाइस आप इसको 10 to 15 रेप्स कर सकते हैं, 5-6 राउंड्स. अगर आप लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने 20 रेप्स करने हैं, ठीक है, एंड 4 राउंड्स. ठीक है, ट्राई दीज एक्सरसाइजेज एट होम एंड इंशाल्लाह यू हैव मोर स्ट्रॉन्गर अपर बॉडी. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. खुशी ने आपको बारिश के मौसम में कैसी एक्सरसाइज करनी है ये बता दिया है. बारिशों के मौसम में चलो इनके अंदर का शायर आ गया. गुलाबों का. नाजरीन आप आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.